कुछ लोग आज बातें करते हैं कि जी हमने क्या पाया उस लड़ाई में, क्या जीता, 65 की लड़ाई थी, एक 5th जनरेशन वार चल रही है। सही बात। टू मिलाइन दी फोर्सेस, मिलाइन दी सारा, ये उसी के सिलसिले की कड़ी है। क्या किया जी, क्या फायदा। फीमेल टीम्स, मेडिकल टीम्स हैं, उनके भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं जहाँ पे फीमेल पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। और ना सिर्फ ट्रीट किया जा रहा है बल्कि जो बच्चे हैं उनमें भी जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उसके वजह से भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी जो है वो तमाम तर फैसिलिटीज वहाँ उन कैंप्स में दे रही है। जो सबसे अहम लाइफ स्टॉक तबाह हो गया, 10 लाख के करीब आजादो शुमार बताए जा रहे हैं। माल मवेशी खत्म हो गया। माल मवेशी को ATM कहा जाता है देहाती इलाकों में। सही बात। ये लोग ATM था, गुजर बसर था इस पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम स्पेशल है क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। वो दिन जो हम अपने शहीदों के नाम करते हैं, अपने गाजियों के नाम करते हैं। 1965 की जंग और उस दिन की सुबह, किसको पता था कि आज की सुबह हम सब के लिए आजमाइश का सबब होगी। बहुत से माओं के लाल उनसे बिछड़ जाएंगे, बहुत सी औरतों के सुहाग उजड़ जाएंगे। लेकिन उस वक्त जिस तरीके से पूरी कौम मुत्तहिद हुई और मुत्तहिद हो के दुश्मन का मुकाबला किया, भारतीय फौज के, भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। और फिर हम आज का दिन अपनी पाक अफवाज के नाम करते हैं, उन तमाम गाजियों के और शहीदों के नाम करते हैं जिन्होंने हमेशा हमें, हमारे मुल्क को इस मुश्किल और तमाम मुश्किल घड़ियों से निकाला और निकालते चले आ रहे हैं। तो पहले नाज़रीन, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट मुरतब की गई है, पहला वो देखिए, फिर मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी और फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो रिपोर्ट आपने जिस तरह देखी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ना सिर्फ हम आज 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से बात करेंगे, बल्कि जिस तरीके से आज सैलाबी सूरत हाल पूरे मुल्क में है और इस सैलाबी सूरत हाल में हमारी पाक फौज जिस तरीके से हमारे सैलाब में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रही है, रिलीफ का अमल जारी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि किस तरीके से किन किन मुश्किल इलाकों में, जगहों पर जाके लोगों को रेस्क्यू किया गया, वीडियोज़ आपने देखी, तो सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ये भी हिस्सा होगा और यकीनन 1965 की जंग के हवाले से भी बात करेंगे। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो गाजी हैं 1965 और 1971 की जंग के। तो वेलकम करते हैं हमारे मेहमान, हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, जो कि सितारा जुर्रत, सितारा इम्तियाज़ सर को मिला हुआ है। और ना सिर्फ 1965, जिस तरह मैंने बताया, 1971 के भी गाजी हैं और उनके वालिद खलीलुर रहमान शहीद हैं, जो कश्मीर में कोटली के मकाम पर उन्होंने जामे शहादत नोश किया था। वो वाक़या भी उनसे सुनेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे एक और मेहमान है पाकिस्तान नेवी से, कमांडर असद यासीन साहब, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आज के दिन पर जिस तरह आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। तो कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यकीनन हमारे जो पाक अफवाज के जवान हैं, जो कि बॉर्डर्स पर जंग लड़ रहे होते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, हमारे मुल्क की दिफा में जो उनका काम है, जिस तरीके से वो कर रहे होते हैं, उनको हम आज सलाम पेश करेंगे। और 1965 की जंग के वो वक्त जब पूरी कौम मुत्तहिद हुई और पाक अफवाज के साथ मिलकर सीसा पिलाई दीवार बन गई, वो वक्त भी हम आज याद करेंगे क्योंकि हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं कि ये कह देना आसान होता है कि जी मिलिए ये हमारे जंग के गाजी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है। और ज़ाहिर है आपने ना सिर्फ वो जंग लड़ी और उस मुश्किल वक्त में आप समेत तमाम लोगों ने उस मुश्किल वक्त से कौम को निकाला और आप गाजी बन के निकले। सर पहले तो बताइए कैसा महसूस करते हैं और कैसी सुबह थी वो जो सूरज निकला उस दिन 1965 में, क्या सोचा था भारत ने कि क्या कर देगा वो? मैं एक शेर से शुरू करूँ। जी बिल्कुल सर। लोग आजकल कहते हैं पता नहीं हम तो तनख्वाह देते हैं तो फौजियों का काम है लड़ना। उनको ये नहीं पता है कि दिफा जो होता है जी किसी वतन का जी वो पैसों से नहीं होता, ऐसा ही है, वो एक जज्बे से होता है, एक वलवले से होता है। उसकी मिसाल 65 में भी हुई, उसकी मिसाल उससे पहले 47 में भी हुई, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर 71 में भी हुई है। मैं बताऊं ईस्ट पाकिस्तान में हमने एक भी फोर्ट्रेस नहीं लूज किया था पूरी लड़ाई में। लूज हम कर गए थे, हमारे पास असला ही ख़त्म हो गया था, एम्युनिशन। अब आइए आपके सवाल की तरफ। देखें
शेर ये है, ये सारा लियाकत का है। वो ये 6 सितंबर के नाते से उन्होंने कहा था सही कि फिर किसने पुकारा है हमसे खराज खून का, अभी तो मक्तल से निकले थे सुरखरू होके। वाह, सही बात है। अभी तो मक्तल से निकले थे तो सुरखरू हो गए। फिर किसी ने पुकार लिया। सही बात। तो वो हमारी मिसाल तो उसकी है। आज भी पुकारेंगे हम चल पड़ेंगे, और कोई अल्लाह का शुक्र है जितनी हिम्मत है जान है हम चले जाएंगे। अब आइए वो सुबह। हाँ, देखिए आज 57 ईयर्स हो गए इस मामले को, हाफ ए सेंचुरी से भी ज़्यादा। सही बात है। कुछ हम लोग जिंदा हैं अभी, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं थोड़े से रह गए हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो कुछ लोग आज बातें करते हैं कि जी हमने क्या पाया उस लड़ाई में, क्या जीता, 65 की लड़ाई थी, एक 5th जनरेशन वार चल रही है। सही बात। टू मिलाइन दी फोर्सेस, मिलाइन दी सारा, ये उसी के सिलसिले की कड़ी है। क्या किया जी, क्या फायदा। 6 सितंबर इंडिया ने जो अटैक किया था उसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, वो एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था। वो ये था टू कैप्चर लाहौर बाय D+1 यानी एक दिन में, एंड कैप्चर सियालकोट बाय D+2। अगर खुदा ना करे वो कामयाब होते उस दिन, तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता सब कॉन्टिनेंट में। ये रियलाइज होना चाहिए बिल्कुल होना कि चाहिए। बाई डिफीटिंग दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमी, पाकिस्तान वाज सेव्ड फ्रॉम दैट कैटास्ट्रॉफी। ये तो उस सुबह का है। तो टेंशन तो चल रही थी, रन ऑफ कच्छ की वजह से हम लोग डिप्लॉयड थे मार्च ऑनवर्ड। अगस्त तक ये डिप्लॉयमेंट हमारी रही, फिर इसको वापस रन ऑफ कच्छ के एग्रीमेंट की वजह से अच्छा फोर्सेस को पीछे बुला लिया गया। सही है। लेकिन हमने हमारी स्क्रीन्स आर्मी की लैंग्वेज में कहते हैं कि कुछ ट्रुप्स हम आगे छोड़ देते हैं अच्छा, इंफॉर्मेशन के लिए। ओके। तो हमारी स्क्रीन तो थी, तो जब इन्होंने क्रॉस किया है रात के कोई 2-3 बजे, जी, तो उन्होंने स्ट्राइक किया है स्क्रीन को। ओके। तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या याद है। हमारे एक होते थे कैप्टन मालिक आर्टिलरी के, अच्छा। ही वाज ऑब्जर्वर स्क्रीन्स के साथ। ओके। तो उसने जो आगे ब्रिगेड कमांडर की, दे अटैक्ड ऑन 2 एक्सिस, वागा लाहौर एक ब्रिगेड आया और वागा बेदियां लाहौर दूसरा, 2 डिवीजन प्लस उन्होंने अटैक किया था। सही। बाकी रिजर्व था पीछे। अगर वो ब्रेक थ्रू कर जाते तो फिर उन्हें लाहौर में एंटर होके फैलना था। दैट वाज द प्लान। तो जब वो टच किया ऑब्जर्वर को तो उसने फौरन ही अलर्ट कर दिया, आर्टिलरी बस डिप्लॉयड। तो फायरिंग शुरू कर दी हम लोगों ने। ही वॉज अरेस्टेड एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। मालिक को पकड़ लिया था, वो फिर लड़ाई के बाद आया था। अच्छा। तो बड़ी जो सवेयर शेलिंग पाकिस्तान आर्टिलरी ने की दोनों सेक्टर्स में। अच्छा। और एनिमी को जो उनका एडवांस था, जो शुरू में 4-5 किलोमीटर उन्होंने बहुत तेज़ी से वो रुक गया, और शेलिंग इतनी थी कि दे कुड नॉट मूव फॉरवर्ड। इसी दौरान में फर्स्ट लाइट आ गई और देन एयरफोर्स स्ट्रक विद फुल पावर, बिल्कुल, जो हमारी थी। और जितना डैमेज, इसलिए कहा जाता है कि 65 की लड़ाई आर्टिलरी और एयरफोर्स की लड़ाई थी। ऑफ कोर्स हमारे जवानों ने, शहीदों ने एक दीवार बनाई हुई थी, उनके पीछे सपोर्ट आर्टिलरी करती थी, एयरफोर्स करती थी। और तीसरा सेक्टर जो था वो कसूर सेक्टर था। तो आई वाज आस्क्ड टू मूव टू कसूर। ओके। 5 की रात को। अच्छा, 5 की रात को ही? हाँ। तो अच्छा। मेरे पास हैवी गन्स थी, तो उनको ले जाना बड़ा मुश्किल था। तो आई मूव्ड माई कॉलम बाई रोड, और गन्स को ट्रेन में ले जाना पड़ता था, हैवी गन्स को। तो वो हम कसूर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए सुबह 3 बजे, और उनको रिट्रीव किया। उस ये 5 की सुबह या 6 की सुबह? 6 की सुबह। 6 की सुबह 5 बजे? 4-5 बजे हम पहुंच गए। लेकिन बड़ी शेलिंग हो रही थी, और फर्स्ट लाइट पे इंडियन में एयरफोर्स भी एक्टिव हो गई उनकी।
तो बहरहाल वी मैनेज टू रिट्रीव द गन्स और डिप्लॉय कर दी और फायरिंग शुरू हो गई कसूर सेक्टर में। बिल्कुल सही है। क्योंकि उन्होंने दो मेन लॉन्च की थी, वाघा लाहौर अच्छा, और बेदियाँ लाहौर, और 2 ऑक्सिलरी लॉन्च की थी, ओके। एक बेदियाँ की साइड पे और एक मकबूलपुर साइफन की साइड पे। तो पूरा फ्रंट एंगेज हो गया था एक किस्म का। फिर उन्होंने कसूर पे लॉन्च किया था ऑक्सिलरी, तो वी वर रेडी। तो 7-8 की रात को फिर पाकिस्तान स्ट्रक बैक। तो आर ऑब्जेक्टिव वाज अमृतसर, तो माई गन्स वर सपोर्टिंग दैट अटैक, और हम लोगों ने रोई नला क्रॉस किया है फर्स्ट लाइट से पहले, और उसके बाद भी कैप्चर्ड खेमखरन, कोई 10 किलोमीटर इनसाइड। और आप वहाँ पर? हमारी गन्स थी साथ साथ, तो पीछे पीछे थे। हमारी थी आर्टिलरी, दूसरी फील्ड आर्टिलरी थी। माइन वाज द हैवी आर्टिलरी 155 गन्स। और उसके बाद कंसोलिडेट बहुत सवेयर बैटल वहाँ पे हुई। इंडियन ने रेजिस्ट बड़ा किया, जाहिर है, और उसमें बहुत हमारे कुलीग शहीद हुए, बगैर शामी शहीद हुए। बट फ्रॉम पाकिस्तान साइड वी मैनेज टू ब्रेक देम, और हम वल्टोआ तक पहुँच गए थे। वल्टोआ एक गांव है, अच्छा, शॉर्ट ऑफ अमृतसर, अच्छा, सबर्ब्स में, जैसे आप कहें ना मलीर है। सही है, सही है, बिल्कुल सही तो इस तरीके से हम वहाँ पहुँच गए। तो जब वहाँ पहुँचे, कंसोलिडेट कर रहे थे फॉर फर्दर एडवांस, इंडियंस अटैक सियालकोट शेरगढ़ की तरफ से। सो हम छोटी सी फौज थी हमारी, एंड वी हैड टू शिफ्ट द ट्रुप्स। इसको हॉल्ट को रोक दिया, आर्मड डिवीजन को निकाला गया, सही, और फिर उसको शिफ्ट करके सियालकोट लेके गए, जहाँ पे आप सुना होगा चुविंडा की लड़ाई, जो आर्मर बिटवीन 2 आर्मर्स हुई थी। इट वाज अ फियर्स बैटल आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसमें हमारे आर्मर के अफसरान ने, जवानों ने बहुत लाजवाब बहादुरी के दिए थे। और लेकिन जो थोड़ा सा एरिया हमने लूज कर लिया था, उसके आगे नहीं फिर उनको आने दिया। देखिए, ये एक छोटी सी है जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं। अभी ये दास्तान तो बहुत लंबी है, लेकिन आइडिया होता है कि ये जो दिफा की हम बात करते हैं, ये कोई इतना आसान नहीं था। ये उस वक्त ज़ाहिर वो जो जंग थी, उस वक्त अपने मुल्क की, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत उस वक्त भी और आज भी, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ज़ाहिर जिस तरह से सब हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त हमारी पाक अफवाज भी आज के दिन में भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है, तो मुझे आप ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान नेवी किस तरीके से काम कर रहा है, और किया भी लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से, फिर आज रिलीफ, और फिर जो बीमारियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर लोगों को हो रही हैं सैलाब मुतासरीन को, उसके लिए पाकिस्तान नेवी कैसे काम कर रहे हैं? जी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान नेवी की टीम्स नॉर्थ में खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं जैसे नौशहरा है, वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। उसके बाद सेंट्रल पंजाब में जो एरियाज़ हैं वहाँ पे, स्पेशली सदर्न पंजाब, वहाँ पे पाकिस्तान नेवी की रिलीफ एफर्ट्स जारी हैं। उसके साथ साथ जो अभी हमारा मेजर फोकस है वो इंटीरियर सिंध में है, जहाँ पे आपको मालूम है कि सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, और इसको आफत ज़दा इलाका भी डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारी टोटल कोई 23 से ज़्यादा एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स इन इलाके में डिप्लॉयड हैं। उसके साथ साथ हमारी मेडिकल टीम्स भी वहाँ पे जो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए वहाँ पे तैनात हैं, और मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे देहात जिनका के ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका था, वहाँ पे बोट्स के ज़रिए ये टीम्स एक्सेस कर रही हैं। तो सर ये इसमें फीमेल डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि यूएन की रिपोर्ट है कि 6 लाख से ज़ायद प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं इन सैलाब मुतासरीन में पूरे मुल्क में, जिनमें कई की जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी है नेक्स्ट मंथ। तो क्या फीमेल डॉक्टर्स भी हैं जो ख़वातीन के हवाले से उनको देख सकें? जैसा आपने पूछा है कि हमारे जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो भी इन इलाकों में आफतज़दा इलाकों में काम कर रही हैं, और जो फीमेल टीम्स, मेडिकल टीम्स हैं,
उनके भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं जहाँ पे फीमेल पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। और ना सिर्फ ट्रीट किया जा रहा है बल्कि जो बच्चे हैं उनमें भी जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उसके वजह से भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी जो है वो तमाम तर फैसिलिटीज़ वहाँ उन कैंप्स में दे रही है। बिल्कुल। इससे साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा जो पाकिस्तान नेवी का तरीक़ेकार आपको बताता चलूँ कि हमारी ऑपरेशन मदद है जिसके तहत हमारी टीम्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ हमेशा तैयार रहती हैं किसी भी हंगामी सूरत और आफत से निपटने के लिए। इसमें पाकिस्तान नेवी स्पेशलाइज्ड है स्पेशली इन केस ऑफ फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस, क्योंकि हमारे पास हॉवरक्राफ्ट्स हैं और हमारी मरीन्स हैं जो कि खुश्की और समंदर दोनों जगह पे ऑपरेट कर सकती हैं। तो अभी जो सिंध में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है इसमें भी हमारे जो हॉवरक्राफ्ट्स हैं और हमारे जो स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर्स हैं उनके ज़रिए रेस्क्यू हज़ारों लोगों को किया जा चुका है और इंतहाई कारआमद साबित हुए हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड बोट्स हैं जैसे अभी ज़मीनी रास्ता उन इलाकों से मुनक़ता हो चुका है तो उन इलाकों में राशन प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना और जो डॉक्टर्स की एक्सेस वहाँ तक मुमकिन बनाना वो अभी पाकिस्तान नेवी अल्हम्दुलिल्लाह निहायत एहसन तरीके से सरअंजाम दे रही है। और उसमें जो हम लोग नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर और साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हेल्प करते हुए हम लोग इन इलाकों तक एक्सेस कर रहे हैं और इस जो रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट है इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ एक सक्सेस बनाने में अपनी कोशिश एफर्ट्स वो अदा कर रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है सर, बिल्कुल सही कमांडर साहब, आपका पॉइंट हमारी जो पूरी पाक अफवाज है वो इस मुश्किल के वक्त में काम कर रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये कोई पहला वक्त तो नहीं है कि मुसीबत ज़दा अपने भाइयों को मुश्किल से निकालने के लिए हमारी पाक अफवाज इस तरह खड़ी हुई हो। सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, हर आफत में, हर मुश्किल में हमारी पाक अफवाज ने हमारे मुल्क और कौम का साथ दिया है और खड़ी हुई। आज भी हमने देखा कि जब सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, इतना शदीद बारिश और सैलाब है, वहाँ पर मुश्किल इलाकों में जहाँ पर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था वहाँ पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स गए हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, फिर रिलीफ दिया जा रहा है। तो सर मैं चाहूँगी ज़रा आप भी इस पर बात करें कि जो क्या ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जब सैलाब होता है या कोई भी आफत आती है मुल्क पर? जो हमारा ट्रेनिंग होती है ना जी बटालियंस की, रेजिमेंट्स की, उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। ओके। उसमें फ्लड रिलीफ उसका इक्विपमेंट भी थोड़ा बहुत रखा होता है। अच्छा। भी रखी होती है। अच्छा। वो हमेशा रहती है और वो रोटेट करते रहते हैं कि ताकि एक्सपायर ना। तो यानी कि कैडेट जब ट्रेनिंग लेता है तो यूनिट में जाता है। अच्छा, पूरे यूनिट में जब जाता है वो ट्रेनिंग का बटालियन में होती है। बटालियन में होता है। ओके, में होती है और वो हमेशा तैयार है। उसमें फ्लड रिलीफ भी होता है, उसमें अर्थक्वेक का भी होता है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी होता है। सही। तो तीनों की प्रैक्टिसेस जो हैं, फायर फाइटिंग का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, इक्विपमेंट भी होता है और इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। अभी पहले तो नहीं होता था, अब जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बना दिया, NDMA बनाया है। ये 2005 के ज़लज़ले के बाद बनाया गया। उनके साथ भी कोऑर्डिनेटेड होता है। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं रेस्क्यू में जो आर्मी करती है। एक क्विक मेजर्स, वो जो करना है, फ्लड से निकालना है, उनको सही जगह पहुंचाना है, दूसरा है। और दूसरा जो है रिलीफ देना, टेंट से जो हो गई, फूड हो गया, दूसरी चीज़ें हैं। और तीसरा है सेटलमेंट। उसमें पाकिस्तान आर्मी अब भी प्लान, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हज़ारों घरों का प्लान कर रही है जो कि क्विक शेल्टर जिसको हम कहते हैं बनाया जा सके। इसमें वो मेरे ख्याल फॉरेन कंट्री से भी ले रहे हैं जी। 1 कमरे या 2 कमरे का शेल्टर बना के दे दिया। और सर जहाँ तक मेरी इत्तला है कि जो डिस्पोजेबल वॉशरूम्स होते हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सैलाब से मुतासर इलाकों में ख़वातीन को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये सारी 3 एरियाज में फौज करती है और नेवी भी करती है और एयरफोर्स भी सपोर्ट करती है। दिस इज द कोऑर्डिनेटेड हमेशा होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। अब आइए 65 में। जी,
65 में भी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम आए थे। अच्छा। क्योंकि जो हमारे बॉर्डर एरियाज पे लाखों लोग थे वो डिस्पर्स हो गए, वो बेघर हो गए थे। कोई शेलिंग होती थी, उनको सारा घर बार छोड़ के पीछे आना पड़ा। उसमें उनकी कैजुअल्टीज भी हुई, उनका घर भी तबाह बर्बाद हो गए, उनकी फसलें भी खराब हो गई। तो ये उस वक्त भी ये तमाम काम जो है, यानी कि जंग से नबरदाजमा होने के साथ साथ वो लोग जो बेघर हुए थे उनको रिलीफ भी दिया गया, उनको आगे भी उनकी तामीर नौ के काम में सर गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमील साहब, कमांडर असद यासीन साहब। ब्रेक लेना है मुझे नाजरीन, लेंगे प्रोग्राम में, वापस आएंगे तो फिर सैलाब के हवाले से और बात करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जाहिर है मैंने इस तरह ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कहा था कि हम वापस आएंगे तो सैलाबी सूरत हाल पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल एक आफत की सूरत में आई हुई है, इस वक्त हमारे भाइयों को, हमारे वो तमाम लोग जो सैलाब से घिरे हुए हैं, उनको हमारी मदद की शदीद ज़रूरत है, मदद की भी जा रही है। हमेशा हमने देखा कि चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो, कोविड हो या फिर आज की सूरत हाल हो, कौम ने हमेशा मुत्तहिद होकर हर मुसीबत और हर आफत से निकले हैं। और तमाम जो फलाही तंजीमें हैं वो भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो रेस्क्यू हो, रिलीफ हो या फिर आज लोगों की तामीर नौ और उन तक इमदाद पहुंचाने का काम हो। तो जो फिक्सिट है वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन फिक्सिट आलमगीर खान साहब। आलमगीर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि जाहिर है हमेशा फिक्सिट ने काम किया, बढ़ चढ़ के तमाम मुश्किलात में जो भी सूरत हाल हुई उससे निकाला लोगों को। आज सैलाब की सूरत हाल में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? मैंने खुद देखा कि आप खुद लोगों के दरमियान गए हैं, सैलाब मुतासरीन के दरमियान उनको इमदाद पहुंचाई गई है। तो अभी फिलहाल क्या सूरत हाल है और कौन कौन से सूबों में कहां कहां आप गए और लोगों के दरमियान जाकर आपने क्या सूरत हाल देखी? देखें, ये 3 फेजेस में है। पहला तो ये है कि जो लोग फंसे हुए वहाँ, जिन लोगों की तरफ जो रोड नेटवर्क कम्युनिकेशन सब तबाह हो गई, उनको रेस्क्यू करना, फिर इंस्टेंट रिलीफ देना और फिर आगे रिहेबिलिटेशन का काम करना। तो ये 3 फेजेस में हो रहा है। और फिक्सिट इस वक्त सिंध के पहले बलूचिस्तान में हमने काम किया, लजबेला के करीब, विंदर के करीब, चूंकि कराची से एक्सेस आसान थी। अभी हम सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, शहदादपुर, शिकारपुर, लाड़काना, खैरपुर, नौशेरो फिरोज, इन जगहों पे काम कर रहे हैं। हम वहाँ पर टेंट और राशन पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से और ओवरसीज पाकिस्तानी हमें डोनेशंस दे रहे हैं और कराची में हमारा कैंप कायम है। तो हमारे रजाकार जाते, लोगों की निशानदेही करते जो मुस्तहिकीन होते और उनको खुद जाकर पहुंचाते मकामी लोगों की निशानदेही पर। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम टारगेट कर रहे हैं तकरीबन 10,000 फैमिलीज को कि हम इनको ये रिलीफ पहुंचाएं। अच्छा आलमगीर, क्योंकि फिक्सिट ने हमेशा हमने देखा है कि काम ना सिर्फ ऐसा किया है कि वो लोगों को नजर आए, लोगों को वाकई समझ में आए कि कहाँ कहाँ मसाइल हैं और कहाँ कहाँ काम नहीं हो रहा। अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं खासतौर पर सिंध में, जहाँ पर 40,000 देहात जेर आब आए, जो कि अभी हम देख रहे हैं मंचर झील में पानी सतह बुलंद हो रही है। सिंध का बहुत सारा हिस्सा है जो कि जेर आब आ चुका है। खुद फिक्सिट जिस तरह काम कर रही है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोग क्या कह रहे हैं? सलाम मुतासरीन से जो बात हुई आपकी। देखिए, मुश्किलात तो ये है कि कहीं जगह पर रोड रास्ते ही नहीं और पानी इतना ज्यादा खड़ा है, या तो रोड रास्ते तबाह हो गए या वो जेरे आब हो गए, तो वहां पर किश्तियों का सहारा लेना पड़ता और लोगों तक रसाई के लिए एक प्रॉब्लम आती है। और फिर जो मोटरवेज हैं वो अक्सर ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक हैं या जो है वो पानी खड़ा होने की वजह से ब्लॉक हैं, तो वो एक बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम आती। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की मदद से काम हो रहा। जो मुतासिरीन से बात चल रही जगह जगह, मैं काफी सिंध फिरा हूँ इस सारे मरहले में। मुझे हुकूमत सिंध का ना कोई टेंट नजर आया, ना मुझे कोई राशन इनका नजर आया, ना मुझे कोई इनका अमला कहीं नजर आया कि वो कहीं पानी निकाल रहे हो, कहीं उनकी मशीनरी कहीं लगी हुई हो। और सबसे अहम चीज ये देखें, सिंध में ये बारिशों के बाइस ये तबाही हुई है। ये 10 से 15 दिन मुसलसल बारिशें हुई और बारिशों के बाइस वो कच्चे मकान तबाह हुए
और फिर जमीनों पर पानी खड़ा हो गया। जमीनों पर पानी इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ड्रेनेज का निजाम नहीं था। ये बड़ा अहम है समझना। जिस तरह कराची में हम बारिशों में कराची डूब जाता, नाले का कोई निजाम नहीं, निकासी का कोई निजाम नहीं, इसी तरीके से इंटीरियर सिंध में एग्रीकल्चर लैंड्स पे निकासी का कोई निजाम नहीं हुआ। सेम के नाले बने हुए लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, सफाई नहीं होती, और उस पे कब्जे हो गए, उसको जो चौड़ाई थी वो खत्म कर दी, और जो इस पर पंपिंग स्टेशन कायम है वो गल सड़ गए हैं, उस पर डीजल मौजूद नहीं कि वो पानी की मुंतकिली कर सके। इस वजह, और ये कई हद तक रोका जा सकता था अगर ये इनके फाल ड्रेनेज सिस्टम होता, तो ये तबाही, जो फसलों की तबाही है, जो जमीन की तबाही है, वो 70 से 80% रोकी जा सकती थी। लेकिन और 2010 का सैलाब आपने देख लिया था, उसके बाद तो कुछ होश के नाखून ले लेते। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी में आता है, जो उन्होंने नहीं किया। रही बात ये एक लंबा आगे ये मरहला है, ये अब खत्म नहीं होगा। लोगों की जमीनें तबाह हुई हैं, फसलें तबाह हैं। अप्रैल मई तक ये सिलसिला रहेगा और एक फूड सिक्योरिटी का इशू आना है आगे शॉर्टेजेस आनी है, चावल की, गंदम की, आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी या आपको दीगर और जराए देखने पड़ेंगे। साथ ही जो सबसे अहम लाइफ स्टॉक तबाह हो गया, 10 लाख के करीब आजादो शुमार बताए जा रहे हैं। माल मवेशी खत्म हो गया। माल मवेशी को ATM कहा जाता है देहाती इलाकों में, ये लोग ATM था, गुजर बसर था इस पे, वो सब तबाह हो गया। तो लोग अभी खुले आसमान के तले, और मच्छर बहुत ज्यादा है यहाँ पे क्योंकि पानी खड़ा है, आलूदगी से वो मच्छर बन रहे हैं और लोगों को परेशानी है। तो जो डोनर हजरात हैं उनसे हम अपील कर रहे हैं कि मच्छरदानी का भी बंदोबस्त करें, हमें मच्छरदानी डोनेट करें, इन लोगों की हिफाजत कर सकें। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से सारी फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, अभी आपने सिंध हुकूमत का जिक्र किया, जिसमें हमने कई वुज़रा को भी देखा कि वो वहाँ पर जिस तरीके की बातें करते हुए नज़र आए। कभी कोई कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं विनस शहर में हूँ। मंजूर हसन साहब का हमने बयान देखा, कई जगह तो मज़ाहिमत का भी सामना करना पड़ा, लोगों ने नारेबाजी की वुज़रा को देख कर। लेकिन एक बयान और आया कि जी मेंशर झील में जो पानी की सतह बुलंद हो रही है उसको कट लगा के सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि वज़ीर आला ने अपने गाँव की तरफ वो मोड़ दिया, लोगों को जो है वो रिलीफ देने के लिए, लोगों को सैलाबी पानी से बचाने के लिए। तो आपको लग रहा है कि सिंध हुकूमत के बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है? वो तो वहाँ पर मौजूद है। कल भी हमने देखा था कि वज़ीर आज़म भी गए, बिलावल भुट्टो के हमरा कई सिंध के इलाकों का दौरा भी किया उन्होंने, लोगों को इमदाद भी पहुँचाई जा रही है वफाक की तरफ से सिंध हुकूमत के साथ मिलकर। देखिए, सिंध हुकूमत से शिकवा क्या रहता? शिकवा ये रहता कि ये क्या जरूरी है कि हम कोई आफत आए, कोई हमें अजाब आए, उसके नतीजे में हम रिएक्ट करें? हम पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? हम पहले से इन चीजों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2010 का सैलाब हम देख चुके थे, हम ये तबाही देख चुके थे। उसके बाद तो होश के नाखून लेते, उसके बाद छोटे डैम्स बनाए जा सकते थे। आपका जो रिवर सिस्टम है, आपका केनाल सिस्टम है, उसकी बेहतर इंजीनियरिंग की जा सकती थी, आपका ड्रेनेज सिस्टम बेहतर किया जा सकता था, नहीं किया गया। और हाल में लोगों को गुस्सा क्यों आता? मैं कल एक पुलिस वाले से मिलता, वो कहता कि मेरी तनख्वाह से 2000 रुपए काटे जाते और सिंध हुकूमत का कायम इमदादी फंड है, उसमें वो डाले जाते, और तमाम सरकारी अफसरान के तनख्वाह से पैसे काट के उस सरकारी फंड में डाले जा रहे। और उस सरकारी फंड पे, सिंध हुकूमत का जो रिलीफ फंड है, उस पे शर्जील मेमन को नाफिज किया हुआ है, वो इंचार्ज है उसका, जो 400 अरब के नैब के केस का मुल्जिम है। अब आप सोचें कि लोगों का क्या ट्रस्ट लेवल होगा। लोग इन चीजों पे और गुस्सा होते हैं। इसी अंदाज में अभी ये जितने वडेरे हैं, वो सब, कोई मिनिस्टर है, कोई MP है, अपने महलात खोलें जाके, इन लोगों को छत दें उन महलात में, इनके बड़े बड़े एकड़ों पर बंगले, इनके बड़े बड़े जो है वो औकाकें, वहां पर लोगों को छत फराम करें। अपनी जायदाद का 1% भी अगर ये लोगों में बांट दे तो कितने गांव आबाद हो जाएंगे। इन चीजों पे लोगों को गुस्सा है इस वक्त। बहुत बड़ा फर्क है लोगों के माशी हालात में। वहां के वडेरे वो अरबपति हैं और जो निचला तबका है, बहुत ज्यादा गैप है लोगों के माशी सूरत हाल में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया। आलमगीर खान साहब चेयरमैन फिक्सिट हमारे साथ थे, और जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि इस सैलाब की जो सूरत हाल है, इसमें तमाम फलाही तंजीमें हुकूमत के साथ मिलकर भी, वैसे भी तमाम फलाही तंजीमें हम देख रहे हैं रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, लोगों को इमदाद भी पहुँचाई जा रही है, जो इमदादी कैंप हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। लेकिन एक बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है, वो ये कि बीमारियाँ जो हैं वो आ रही हैं वहाँ पर, चाहे वो डायरिया हो, डेंगी हो,
और दीगर जो बीमारियां हैं, बारिश का पानी खड़े होने से, गंदगी होने से बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं। तो दोनों सूरत हाल पे हम बात करेंगे और हमें अब ज्वाइन कर रही हैं अल खिदमत के नवेद बेग साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। नवेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा जो बीमारियां हैं, अब ज़ाहिर जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है उससे हम किस तरीके से निमट सकते हैं उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नवेद साहब। मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। अब ज़ाहिर अल खिदमत का हमने देखा कि जिस तरीके से अल खिदमत जज्बे के साथ काम कर रही है और आप लोग जगह जगह लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, फिर रिलीफ के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो किस तरीके से और किन किन जगहों पर आप लोग गए और क्या सूरत हाल आपने देखी पूरे मुल्क में सैलाब की? थैंक यू वेरी मच। बोल्ड टीवी के ऊपर जो पाबंदी लगी है हम उसकी मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। बहैसियत एक शहरी के भी हम उसकी मजम्मत करते हैं और बहैसियत एक NGO के भी हम उसकी मजम्मत करते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, इस वक्त अल खिदमत यकीनन जोश व खरोश से मैदान अमल में मौजूद है, काम कर रही है और हमारी भरपूर वॉलंटियर फोर्स जो तकरीबन अगर सिंध और बलूचिस्तान और कराची को इकट्ठा कर लें तो तकरीबन 10-12 हज़ार अफराद इस वक्त वॉलंटियर्स हमारे ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं और लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू का अमल कमो बेश मुकम्मल हो गया है। अभी कुछ जगहों पे जूही वगैरह में अभी पानी आया है, वहाँ शायद कुछ लोगों को अभी रेस्क्यू करना पड़े। ये जो मंछर लेक ओवरफ्लो हुई है वहाँ कट लगाया गया है उसके नतीजे में और उसके आसपास के कुछ इलाकों में। कुछ इलाके यकीनन इससे पहले ऐसे हैं दादू वगैरह के जहाँ पानी इतना ज़्यादा है कि उसके दूर उफ्तादा कुछ मकामात हैं जहाँ तक फोर्सेस भी नहीं जा सकी। मेरा अपना ये ख्याल है कि अब तकरीबन 70 से 75% सिंध का इलाका जो है वो मुतासर है, ज़ेरे आब नहीं है अब तो कम से कम मुतासर ज़रूर हुआ है और लोग डिस्प्लेस हुए हैं। अभी मैं एक सरकारी नशिस्त से आया हूँ दोपहर को, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से भी ये जो आदाद शुमार किए गए हैं उसमें यही जाहिर होता है कि 7-7.5 लाख लोग जो है ना वो इस वक्त बेघर हुए हैं और तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद जो हैं वो कैंपों में आ चुके हैं और बाकी अफराद जो है ना वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रिलीफ देना, उनको खेमे देना, फिर उन तक जो है वो खुराक पहुंचाना, क्योंकि गीली सतह है वहाँ पर, ना चूल्हे हैं ना इंतज़ाम है, तो अल खिदमत क्या वहाँ पर किचन्स लगा रहा है, लोगों को पका पकाया खाना फराम कर रहा है, टेंट्स मुहैया किए जा रहे हैं, किस तरीके से इमदाद पहुँचाई जा रही है? ये तमाम काम किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर कोई अपना घर बार छोड़ करके जो कि बह गया हो वो आता है किसी सड़क पे या किसी ऊंची जगह पर, तो वहाँ जाहिर है कि खेमा बस्ती कायम की जाती है। ऐसी खेमा बस्तियाँ जो हैं वो मुतादिद जगहों पर इस वक्त कायम हो चुकी हैं, अल खिदमत के ज़ेर निगरानी भी हो चुकी हैं। सही। दूसरे ये कि हमने सिंध के तकरीबन 7 मकामात पर किचन कायम किए हैं जिनका डेली यहाँ से ड्राई राशन जाता है और वहाँ पर खाना तैयार करके और इन अफराद में तकसीम किया जाता है। एक किचन से मुख्तलिफ मकामात तक तरसील होती है। दूसरा जरिए ये है कि हम यहाँ से टिन पैक्स तैयार रेडी टू ईट खानों के टिन पैक्स भी तैयार करके भिजवा रहे हैं। और दूसरे ये कि हम जैसे बिस्किट हैं, पापे हैं, जूसेस हैं, ये भी हम डबल रोटी है, ये भी चीज जो ड्राई फूड है ज़ाहिर वो फौरी पहुंचे और फौरी लोगों को ज़ाहिर ड्राई फूड पूरा ड्राई फूड जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तमाम ज़राए इख्तियार किए हैं कि किसी न किसी तरीके से लोगों को बुनियादी खाने की सहूलत है वो मैसर आ जाए, क्योंकि एक इंसान ज़्यादा देर तक, और उसमें बच्चे भी शामिल हैं, सही बात, दूध भी जो फराम किया है, पाउडर्ड मिल्क भी फराम किया है। और दूसरे मरहले पे फिर चूँकि अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, खुले आसमान तले हैं या कैंप के अंदर हैं,
बीमारियां पैदा हो रही हैं। मुझे बीमारियों पे ही बात करनी है, ना सिर्फ छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में यूएन की रिपोर्ट है डॉक्टर साहब कि प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं जिनकी अगले माह डिलीवरी है, और ऐसी सूरत हाल में कैसे वो डिलीवरी मुमकिन हो सकेगी। ये दूध पिलाने वाली माएँ हैं, छोटे बच्चे हैं, गोद के बच्चे हैं जिनमें बीमारियाँ जो है वो फैल रही हैं। तो उसके लिए जो लोग मदद करना चाहते हैं, कौन सी अद्वियात है जिनकी बहुत ज़रूरत है, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत तेज़ी के साथ डॉक्टर साहब वहाँ पे फैल रही हैं? डॉक्टर सईद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इस वक्त काफ़ी सारी बीमारियां जो है यहाँ पे, जहाँ पे ये सैलाब है वहाँ पे फैल रही हैं, और सबसे ज़्यादा बीमारियां पानी के ज़रिए फैल रही हैं। जहाँ पे साफ पानी मुहैया नहीं है तो पेट की बीमारियां, जिसमें हैज़ा है, टाइफाइड है, ये बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। फिर दूसरे नंबर पे जल्दी अमराज है, बहुत सारे जल्दी अमराज है वो तेज़ी से फैल रहे हैं। फिर मच्छरों के ज़रिए बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें मलेरिया है, डेंगू है, ये बीमारियां बहुत आम है और तेज़ी से फैल रही हैं। सांस लेने की बीमारियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ रह रहे हैं, और रश की वजह से सांस लेने की बीमारियां, निमोनिया है, इस तरह की बीमारियां बच्चों में खुसूसन वो आम है। और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका, कि लोग घर बार अपना छोड़ चुके हैं तो उस पर जहनी दबाव के असर है। फिर एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इस वक्त 6 लाख से ज़्यादा हमला ख़वातीन है जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज में है, जिनमें 73,000 तकरीबन नेक्स्ट 1 मंथ एक्सपेक्टेड है कि वो उनकी डिलीवरी होगी, और उनका एक्सेस सही सेहतियामा तक नहीं है, सही। तो डॉक्टर साहब उसके लिए कोई मेडिकल कैंप्स जो लगाए गए हैं कि वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं कि डिलीवरी करवाई जा सके, या फिर जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स हैं उनका वहाँ पर इलाज हो सके, क्या ये मुमकिन है इन सैलाबज़दा इलाकों में? बिल्कुल, इसमें हुकूमत का बहुत अहम रोल है, और जो फलाही तंजीमें स्पेशली उनका अहम रोल है कि यहाँ पे इस तरह की लोकल जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो उनको बाकायदा ट्रेन किया जाए और फैसिलिटी फराहम की जाए, स्पेशल फैसिलिटी फराहम किया जाए और बेड्स और इस तरह के ट्रेन स्टाफ को मुहैया किया जाए, तो बिल्कुल उनको मदद की जा सकती है। और कुछ तंजीमें ऑलरेडी इस इक़दाम भी उठा रही हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर ज़रूरत है कि तमाम उन हामला ख़वातीन तक पहुँचा जाए और उनकी बर वक्त इमदाद की जाए, इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई मुश्किल सूरत-ए-हाल मज़ीद गंभीर हो। तो जो फलाही तंजीमें बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं, जिस तरह आप बता रहे थे, और जो हमारे अलखिदमत के भाई बता रहे थे, तो ये इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं मदद कर रहे हैं। लेकिन हेल्थ पे जो फैसिलिटी है, गवर्नमेंट को चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करे, बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अच्छा, बस आखिर में नवेद बेग साहब, अभी जो हम बात करें मेडिकल कैंप्स की, क्या अलखिदमत इन मेडिकल कैंप्स के ऊपर भी काम कर रही है? लोगों की कितनी मदद की अभी आपको ज़रूरत है? जिस तरह हमने बात की कि प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं जिनकी डिलीवरी है, 73,000 ख़वातीन इनकी अगले माह डिलीवरी है, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए अलखिदमत किस तरह से काम कर रहा है? क्या आपके उसमें है ये बात? बिल्कुल है, और इसकी इत्तलात शुरू में ही हमें मौसूल हो गई थी। हमारी जो एक बरादर तंजीम है पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की, उसमें 2000 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने अपनी खिदमात हमें पेश कर दी थी, और उसके नतीजे में हमने तकरीबन हर खेमा बस्ती में, हर कैंप के अंदर एक मेडिकल कैंप कायम कर दिया है। ये बुनियादी तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है, और यहाँ से एम्बुलेंसेज ऐसे पेशेंट्स को जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत आए, हमारे जो सिंध में अस्पताल हैं, ख़ास तौर पे मदर एंड चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर नज़दीक में अलखिदमत की फैसिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी ले जाते हैं, या किसी प्राइवेट फैसिलिटी में भी ले जा कर के अलखिदमत अपने खर्चे पर ये काम कर रही है। हमारी अपनी फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में जगह जगह मौजूद हैं, जहाँ पर डिलीवरीज हो रही हैं, या और कोई डिफरेंट नौइयत का अगर कोई केस जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो
वो भी वहाँ पर जबरदस्त जबरदस्त सर, ऐसे ही काम करते रहिए, लोगों की दुआएं लेते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका लवेद बेग साहब, CEO अल खिदमत, और डॉक्टर सईद खान साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। मुश्किल वक्त है, एक मुश्किल घड़ी है, और उसमें जाहिर है अब जो आफ्टर फैक्ट्स हैं सैलाब के, वो जाहिर बीमारियों की सूरत में, और फिर फूड जो क्राइसिस है वो भी खदशा जाहिर किया जा रहा है उसके आने का। तो अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह अपना करम करे, ये दुआ हम कर रहे हैं। तो आज यौम दिफा के हवाले से भी हमने बात की, और जाहिर इस मौके पर भी हम अपने सैलाब मुतासरीन जो हैं उनको नहीं भूले हैं, और तमाम लोग, पूरी कौम इकट्ठे होकर इस पर काम कर रही है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, दुआ है कि इस मुश्किल वक्त से भी हम इंशाल्लाह निकल आएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।